दो लेक्चर्स कर लिया है प्रीवियस, दैट इज मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी की दो क्लासेस हम लोग कर लिए हैं। पहली क्लासेस में कुछ हम लोगों ने बेसिक बात किया था, फंक्शन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, मनी क्या होती है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। सेकेंड लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने बात किया डिमांड फॉर मनी क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद मनी को कैसे वेल्थ अलग अलग चीज़ों से कैसे बॉन्ड क्या होता है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन क्या है, कैसे डिराइव करेंगे, कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे, कैसे शिफ्ट करेगा, डिमांड बढ़ने के कारण कैसे शिफ्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इन असाइनमेंट, इन योर असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड या फोर्थ कि डिमांड कैसे इंक्रीज करेगा ये बताइए। हम लोग उसके अंदर लिखेंगे कि इनकम इंक्रीज करने के कारण एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, शिफ्ट करेगा, समझ रहे हो ना। इनकम इंक्रीज करने के कारण, जिसके कारण डिमांड हमारा इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कमेंट। तो ये चीज फिर हम लोगों ने पढ़ा इक्विलिब्रियम क्या होता है, शिफ्ट अपवर्ड लेफ्टवर्ड वो पढ़ा। मनी सप्लाई कौन रेगुलेट करता है, कैसे चेंजेस की जाती है, ओएमओ क्या होता है, बाइंग बॉन्ड किसे कहते हैं, सेलिंग बॉन्ड किसे कहते हैं, बाय करने के कारण बढ़ता है सप्लाई या कम होता है, सेल करने के कारण कमता है सप्लाई या ज्यादा होता है। फिर हम लोग उसके बाद वेलोसिटी ऑफ मनी के ऊपर आए, फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हम लोगों ने जाना, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोगों ने जाना। यहीं तक हमारा बात हुआ। अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर्स के भी अंदर मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या होने वाला है। आज का लेक्चर्स जो हमारा होने वाला है, पिछले लेक्चर्स में बोला था कि जो मनी सप्लाई होता है वो दो चीज इसके अंदर होता है, एक तो करेंसी और दूसरा क्या, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, करेंसी किसके हाथ में है, बढ़ाना कम करना आरबीआई के हाथ में। बट डिमांड डिपॉजिट कितना लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना बैंक ने रिजर्व रखा, किसके हाथ में, बैंक के हाथ में। बैंक के हाथ में, साथ में आरबीआई के हाथ में। कुछ बैंक का भी इसके ऊपर इफेक्ट है डिपॉजिट के ऊपर कि कितना इंटरेस्ट रेट बैंक दे रही है, कितना बैंक ने आरबीआई के पास रखा है, कितना बैंक ने अपने पास एक्सेस रिजर्व के फॉर्म में रखा है, ठीक है ना। तो ये चीजें कि डिपॉजिट हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी और आरबीआई के ऊपर भी, दोनों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि जितना भी है, हमने करेंसी के फॉर्म में बात किया था कि इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जब सिर्फ करेंसी होगा। डिमांड डिपॉजिट को हमने लेट जीरो मान लिया था, एज्यूम जीरो कर लिया था, है ना, कि वनली इकोनॉमी के अंदर करेंसी है, सिर्फ आरबीआई सप्लाई कर रही है, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इतना होगा। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अब जो इकोनॉमी के अंदर सिर्फ हमारा करेंसी नहीं है, डिमांड डिपॉजिट भी है। डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं वैसा डिपॉजिट जिसको डिमांड करने पे लोगों को पे करना पड़े। लोगों ने डिपॉजिट किया, फिर जब वो डिमांड करेंगे तब पैसा देना पड़ेगा बैंक, दैट इज नोन एज डिमांड। टाइम डिपॉजिट कहते हैं वैसा डिपॉजिट जिसमें टाइम ग्रेटर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए डिपॉजिट किया गया हो, दैट इज नोन एज टाइम डिपॉजिट। गेटिंग। तो ये डिमांड डिपॉजिट देखिए, सिंपली ये कोई लोग हैं, इनके पास पैसा था 1000 रुपया, ये बैंक के पास गए लेकर के, तो इन्होंने क्या किया, डिमांड डिपॉजिट किया, है ना, कि जब मैं डिमांड करूंगा तुमको ये पैसा देना पड़ेगा, दैट इज 1000 रुपया क्या, डिमांड डिपॉजिट। बट ये बैंक जो है अपने पास सारा पैसा को नहीं रखता, ये बैंक कुछ पोर्शन क्या करता, ये 1000 रुपये, तो बैंक का काम क्या है कि इस 1000 रुपये को किसी और को देना लोन के तौर पे। यही तो बैंकिंग का फंक्शन है कि लोन प्रोवाइड करता है लोगों से, जिसका सेव किया हुआ पैसा है वो लेता है और दूसरे को पैसा देता है जिसको जरूरत है। तो इस चीज को ये लोन देता है, और चाहे तो ये बैंकिंग सेक्टर, बट ये 1000 रुपये का पूरा 1000 रुपये का लोन नहीं दे सकता है। कुछ अमाउंट को मिनिमम रिजर्व के अंदर रखना पड़ता है कि इतना रिजर्व आपको कम से कम बैंक के पास होना चाहिए। गेटिंग। तो कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, क्यों, सारे अमाउंट का अगर बैंक लोन दे देगा तो जब पैसा मांगने के लिए ये इंसान बैंक के पास आएगा तो बैंक कहेगा मैंने तो उसको दे दिया है, तो वो इंसान थोड़ी सुनेगा, नहीं सुनेगा, मैंने तुमको पैसा दिया तुम मेरे को पैसा दो। दैट्स वाई कुछ अमाउंट में रिजर्व बैंकिंग सिस्टम के पास होना चाहिए, समझ रहे हो। तो कुछ अमाउंट में ये रिजर्व रखता है, कुछ अमाउंट का लोन देता है, कुछ अमाउंट का ये रिजर्व रखता है।
और ये रिजर्व किसके ऊपर डिपेंड करता है? बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। कि रिजर्व भी देखो दो तरीका के होता है। पहला जो रिजर्व है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड रिजर्व। क्या कहते हैं? और दूसरा रिजर्व को कहते हैं एक्सेस रिजर्व। क्या कहते हैं? एक्सेस रिजर्व। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजर्व एंड दिस इज आवर एक्सेस रिजर्व। देखिए रिक्वायर्ड रिजर्व किसे कहते हैं? रिक्वायर्ड रिजर्व कहते हैं जब रिजर्व रखना है कि इतना परसेंट तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए 1000 में से इतना परसेंट। ये रिक्वायर्ड रिजर्व रहता है जब आरबीआई बैंक को कह दे कि तुमको इतना परसेंट कम से कम रिजर्व के फॉर्म में रखना ही है। दैट इज, अगर आरबीआई ने बोला कि 10% तुमको रिजर्व के फॉर्म में रखना है, आरबीआई ने बोला कि 10% तुमको रिक्वायर्ड रिजर्व के फॉर्म में रखना है, दैट इज नोन एज रिक्वायर्ड रिजर्व। कब? जब आरबीआई बोले बैंक को कि तुमको इतना रखना ही है 10%, दैट इज 1000 का 100 रुपए हमको रिक्वायर्ड रिजर्व के फॉर्म में रखना है। दैट इज लाइबल, एकदम रखना है, उसके सिवा काम नहीं होने वाला। समझ रहे? दूसरा होता है एक्सेस रिजर्व। एक्सेस रिजर्व किसे कहते हैं? एक्सेस रिजर्व कहते हैं वैसा रिजर्व जो बैंकिंग सेक्टर खुद रखे ज्यादा के लिए, कि आने वाले टाइम में रिस्क है, आने वाले टाइम में कोरोना आने वाला है, रिस्क है, सब लोग अपना पैसा निकालेगा, इसके कारण जो रिक्वायर्ड रिजर्व 10% रखे इससे काम नहीं बनने वाला, हमको और कुछ पैसा रखना पड़ेगा रिजर्व के रूप में, ताकि लोग आए तो हम उसे पैसे दे पाए। क्योंकि 10% पैसा है, सिर्फ ये 10% बोला है कि इसका अमाउंट तुम रखना, बाकी 900 रुपए तुम लोन देना। अब सभी कोई पैसा मांगने के लिए कोविड के टाइम में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल डिपॉजिट 1000 का, इसके पास पैसा 100 रुपए, तो इस कारण क्या इसको ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा ताकि बैंकिंग सिस्टम ये बैंकरप्ट नहीं हो, चलता रहे। तो इसलिए उस रिजर्व को क्या कहते हैं? एक्सेस रिजर्व। एक्सेस रिजर्व का मतलब जितना रिजर्व बोला है उसके बिना वो फालतू में, ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि वो कितना रिजर्व रखे। ठीक है, आपको किसी ने बोला कि इतना पैसा रखना ही है, आपके बाबा ने बोला इतना पैसा तो आपको रखना ही है, दैट इज लायबल, उससे कम पैसा नहीं रहना है, दैट इज रिक्वायर्ड रिजर्व। एक्सेस रिजर्व का मतलब आपने भविष्य को देख करके और ज्यादा कुछ सेव किया है कि इतना मैं रखता हूं, और दैट इज नोन एज एक्सेस रिजर्व। गेटिंग माय पॉइंट? तो रिजर्व इज ऑफ टू टाइप, रिक्वायर्ड रिजर्व, एक्सेस रिजर्व। रिक्वायर्ड रिजर्व इज डिपेंड ऑन आरबीआई, कितना वो तय करती है, बट एक्सेस रिजर्व डिपेंड ऑन बैंकिंग सिस्टम। समझ रहे हो? तो इस कारण बैंक और आरबीआई दोनों के ऊपर डिपेंड है रिजर्व, दोनों के ऊपर डिपेंड है रिजर्व। और रिजर्व किसके ऊपर डिपेंड है? डिपॉजिट के ऊपर, कि लोग कितना डिपॉजिट कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? फिर से सारा का चेहरा बहुत सेंसिटिव जैसा लग रहा है। पैसा आपने कुछ डिपॉजिट किया, सारा अमाउंट तो लोन में नहीं देंगे, कुछ अमाउंट लोन में देंगे। कुछ क्यों नहीं देंगे? क्योंकि रिजर्व रखना होगा, कितना पैसे कम से कम रखो, है ना, ताकि लोग आए मांगने के लिए तो उसमें से दे सकते हैं। तो उसे रिजर्व करते। रिजर्व भी दो तरीका का, रिक्वायर्ड रिजर्व जो आरबीआई बोले, एक्सेस रिजर्व जो बैंकिंग सिस्टम खुद तय करे कि मेरे को इतना रखना है ज्यादा। ठीक है, अब सोचो कि डिमांड डिपॉजिट अगर ज्यादा होगा तो रिजर्व क्या ज्यादा रखना पड़ेगा। अब 1000 रुपए थे, 10% कितना होगा? 100 रुपए। 2000 होगा तो 10% 200 रुपए, तो 200 रुपए इसे रिजर्व में रखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रिजर्व किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि लोग कितना जमा कर रहे हैं। समझ रहे हो? डिमांड डिपॉजिट के ऊपर रिजर्व डिपेंड करता है, और इसमें वैसे ये रिक्वायर्ड रिजर्व किसके ऊपर डिपेंड करता है? आरबीआई, और एक्सेस रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज, ये इतना मेरे को बताने का क्यों ये था रिक्वायर्ड रिजर्व, एक्सेस रिजर्व, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग क्यों अब देखने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है अलग तरीके से। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट कैसे मार्केट के अंदर फाइंड करें जब करेंसी सिर्फ होगा तब। आज है कि करेंसी भी है, डिमांड डिपॉजिट भी है। तो डिमांड डिपॉजिट के ऊपर बैंक का भी हाथ है और आरबीआई का भी हाथ है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट किसको इफेक्ट पहुंचाता? रिजर्व को। और रिजर्व में जो दो पोर्शन है, एक के ऊपर बैंक का हाथ, एक के ऊपर आरबीआई का हाथ। गेटिंग माय पॉइंट? तो आरबीआई और बैंक दोनों रिजर्व को चेंज कर सकते हैं, रिजर्व को चेंज करने के कारण डिपॉजिट में चेंजेस आ सकती है। गेटिंग माय पॉइंट?
सो इस तरीके से अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कैसे तय करें जब इकोनॉमी के अंदर हमारा आ जाए डिमांड डिपॉजिट। ओके, तो ये हमारा स्टोरी था। मनी एंड बैंकिंग आप पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आप जानेंगे एक्सेस रिजर्व किसे कहते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व किसे कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। लेकिन यहाँ तक आपके ज्यादा सिलेबस रिक्वायर्ड रिजर्व दिया हुआ था, एक्सेस रिजर्व नहीं दिया हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत कार्तिक? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़। तो देखिए, तो हम लोग आज इंटरेस्ट रेट तय करने जा रहे हैं। उससे पहले देखिए, अब देखिए बैंक क्यों आया, बैंक का इवॉल्व क्यों किया बैंक, बताइए। बैंक इसलिए इवॉल्व किया बिकॉज कोई पैसा को सेव कर रहा है, कोई पैसा को बचा रहा है ना, और कोई पैसा को बोरो करना चाहता, कोई पैसा को बोरो करना चाहता, उधार पे लेना चाहता। अब ये इंसान पैसा को सेव कर रहा है, ये पैसा को सेव कर रहा है, बट इस इंसान को पता नहीं है, इसने अगर 1 लाख रुपया सेव किया है, लेकिन इस इंसान को पता नहीं कि कौन सा इंसान को 1 लाख का जरूरत है। ये इंसान अगर सोच रखा था कि 5% या 10% पे मेरे को उसको देना है लोन, तो पता नहीं कि कौन सा इंसान 10% पे लेगा, कोई 5%, 6%, पता नहीं कौन सा इंसान अच्छा होगा, कौन सा इंसान खराब होगा, पता नहीं, है ना। ढूंढने में अच्छा है इंसान, खराब है इंसान, उसको ढूंढने में मॉनिटरिंग चार्ज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दैट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से, मॉनिटरिंग चार्ज की वजह से इंसान सोचता है चलो फालतू में क्या करना कि इंसान को ढूंढो या लोन दो, उससे अच्छा है चलो बैंक के अंदर हम डिपॉजिट करते। समझ रहे हो ना कि मिलने में दिक्कत आ रहा था सेवर्स एंड बोरोवर्स, ये दोनों को आपस में मिलन होने में दिक्कत आ रही थी, है ना, कि दिक्कत आ रही थी। इसी के बीच में हमारा कौन आया, बैंक, कि हम इनको इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको इंटरेस्ट रेट इतना प्रोवाइड कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मॉनिटरिंग चार्ज वगैरह कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं देखना, डिपॉजिट करिए मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, आपको कोई रिस्क नहीं है। और ये लोन किसको, ये अगर बैंक बीच में आया तो बैंक का क्या काम कि ये पैसे इससे उठाएगा, सेवर्स भी देगा हाँ सेफ है, ये पैसा फंड इससे उठाया और फंड, और इसको बदले में क्या दिया, इंटरेस्ट रेट 5% का, और ये फंड को कुछ रिजर्व में रख करके ये फंड को कहां ट्रांसफर कर दिया, जिसको चाहिए था उसको, क्योंकि बैंक क्या है, एक्सपर्ट है, बैंक को पता है कि कौन अच्छा है कौन खराब है, किसके पास कोलेटरल है किसके पास कोलेटरल नहीं है, किसके पास प्रॉपर्टी है किसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो बैंक अच्छे तरीके से डील कर सकता है इस बोरोवर के साथ। गेटिंग माय पॉइंट ना। एक इंसान अगर कोई डील करना चाहे कि उसके पास कितना प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी का पेपर मेरे को दो, ये वो दिक्कत है, बट बैंकिंग सिस्टम के लिए कोई नहीं, वो एक्सपर्ट है इस मामले में, है ना, तो वो देखेगा अच्छा ये इंसान के पास इतना पैसा है, चलो इसको लोन दे, तो इसको फंड दे दिया, बदले में ये इंटरेस्ट रेट लेगा कितने का, 10%। गेटिंग माय पॉइंट, बदले में ये इंटरेस्ट लेगा 10% का, तो सेवर्स को लिए 5% पे दिया, 10% पे, बीच का जो गैप होगा वो 5% अपना ये खाएगा। तो इसे क्या करते हैं, दलाल, हाँ या ना, ये क्या है, दलाल है, कि मिलाना था सेवर्स और बोरोवर्स को मिलाना था, बीच में दलाली का काम किया और उसमें से कुछ अपना कमीशन मारा। बिल्कुल यही है कि आपको क्या चाहिए, रेंट चाहिए था, इधर मकान मालिक था देने वाला, आपको नहीं पता कि कौन से घर में मकान मालिक हमको रेंट देगा, नहीं पता था कि कौन सा घर में फ्लैट खाली है नहीं खाली है, कहाँ आप घूमेंगे, तो आप क्या करेंगे, सिंपली गए ब्रोकर के पास कि भैया मेरे को चाहिए ऐसा रूम चाहिए, 6,000 8,000 का 1 आवर के रूम चाहिए, मेरे को दे दीजिए, अगर है तो वो जाएगा मकान मालिक पास, आपको मिलाएगा, है ना, कुछ पैसे वो अपने खाएगा और इस तरीके से इजिली ट्रेड होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो यही तो बैंक का पर्पस है, दैट इज व्हाट, हमारा दलाल है, बिचौलिया है, और बिचौलिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरमीडियरीज, क्या कहते हैं, इंटरमीडियरीज। दैट इज नोन एज बिचौलिया। अब बात आता है बैंक जो है वो सिर्फ इसका ये काम नहीं है कि मैं मिलाऊं, इसका ये भी काम है कि इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई करना, बढ़ाना, कम करना, मतलब ये नोट्स की प्रिंट करना, कॉइन्स की, इसका ये भी फंक्शन है। समझ रहे हो ना कि बिचौलिया का काम सेम तरीके से ब्रोकर वाला है, वही काम इसका भी है ब्रोकर की तरह, बट ब्रोकर का डिफरेंस ये है कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू कर सकता है, कौन, बैंक,
कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है, पैसे छाप सकता है, बट ब्रोकर पैसे नहीं छाप सकता। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रोकर एंड बैंक। दैट्स वाई इसके नाम के आगे क्या आएगा? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज किसे कहते हैं? वो सारे लोग जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू करें, समझ रहे हैं ना, और वो इंटरमीडियरीज की तरह बिहेव करें। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए हमारा नाम आता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू करते हैं, बिकॉज दे इशू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखिए रीडिंग के अंदर आपका दिया था जो लिखा होता है वो आधा अधूरा लिखा हुआ है, सिंपली समझ रहे हैं ना। सिंपल अगर लैंग्वेज में समझने की बात करें तो आप नहीं समझ सकते, इसलिए मेरे को बैकग्राउंड तैयार कराना पड़ेगा, फिर आपको समझाना पड़ेगा कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की सिंपल उन्होंने डेफिनेशन लिख दिया कि ये डेफिनेशन, ठीक है ना। बट मैं मनी एंड बैंकिंग पढ़ रखा हूँ, इसलिए मेरे लिए आसान बात है ये कि आपको कैसे समझाऊं मैं इस चीजों को, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज that is to financial instrument and behave like a broker। तो इसका मतलब क्या? बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, हाँ या ना? है ना? हाँ। तो इसी तरीके से डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव फंड फ्रॉम द पीपल। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन है, उनका डेफिनेशन आप पढ़ चुके। इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव फंड फ्रॉम द पीपल, लोग से पैसा उठाएंगे, and form and use this fund to buy financial asset, और लोन वो देंगे, है ना। कुछ चीज बैंकिंग सेक्टर खरीदेगा, वो लोन क्या है? एसेट है, उससे वो इंटरेस्ट रेट कमाएगा, है ना। कोई अगर कोई चीजों में वो इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज योर एसेट। और टू मेक अ लोन अदर पीपल एंड द फर्म, सिंपली बैंक आर वन टाइप ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। एनी प्रॉब्लम? नहीं। Let's come to next one, that is the balance sheet of central bank and the banking sector। बैलेंस शीट ऑफ सेंट्रल बैंक, तो हम लोग सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट देखने जा रहे हैं कि सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है ना। तो ये बैलेंस शीट के अंदर कुछ फायदा वाला एक पार्ट होता है और एक पार्ट जो उसे पे करना है, दैट इज लायबिलिटी। एनी प्रॉब्लम? कुछ फायदा कुछ लायबिलिटी। इसकी लायबिलिटी क्या होगी सेंट्रल बैंक की, बताइए। पहला लायबिलिटी मतलब घटा मतलब वो लायबल हो फ्यूचर में पे करने के लिए। तुमने किसी को लोन दिया है तो उसके लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि बाद में उसको हमको पे करना है। तो लायबिलिटी क्या है इसके लिए? करेंसी इन पब्लिक। क्यों? क्योंकि ये जो करेंसी को इशू किया है, बाद में अगर लोग उसके पास आएंगे तो वो लायबल होगा पे करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? कि बाद में अगर लोग आएंगे करेंसी को डिपॉजिट करने के लिए तो लायबल होगा कि अकाउंट के अंदर 1000 रुपए डिपॉजिट करो इतना पैसा के रिगार्डिंग, समझ रहे हो। तो करेंसी इज द लायबिलिटी पोर्शन ऑफ द आरबीआई। ओके, और क्या होगा? प्लस व्हाट? जो बैंक ने जमा कर रखा रिक्वायर्ड रिजर्व रखना है किसके पास जाकर के? आरबीआई के पास। कितना? 10%। उसे क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड रिजर्व। अब बैंक ने जमा किया है तो ऐसे ही कुछ तो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। 2-3%, 4% मिनिमम इंटरेस्ट रेट तो देना पड़ेगा, एंड दैट इज द लायबिलिटी पोर्शन ऑफ द आरबीआई। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज रिक्वायर्ड रिजर्व, और इसे कहते हैं रिजर्व मनी। रिजर्व, ठीक है ना। दैट इज द लायबिलिटी पोर्शन ऑफ द आरबीआई, करेंसी प्लस रिजर्व। जो रिजर्व है उसके पास, जो डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम ने किया है। एसेट क्या होगा? एसेट सिंपली लैंग्वेज में बात करें, एसेट क्या होगा? आरबीआई ने कोई चीजों में इन्वेस्ट कर रखा होगा, पैसे किसी को लोन पे दे रखा होगा, दैट इज एसेट। कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, दैट इज द एसेट। कोई कॉमर्शियल बैंक को दे रखा होगा, दैट इज द एसेट। कोई पब्लिक बैंक को दे रखा होगा, दैट इज द एसेट। लेकिन सिंपली आपके बुक के अंदर लिखा हुआ था क्या? बॉन्ड के अंदर वो इन्वेस्ट कर रखा है, दैट इज एसेट। गेटिंग माय पॉइंट? बट आप इतना जान लीजिए कि लोन अगर आरबीआई दे रही है किसको? गवर्नमेंट को। लोन अगर आरबीआई दे रही है किसको? कमर्शियल बैंक को।
और लोन आरबीआई दे रही है एक और कंपनीज को, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेट। गेटिंग माई पॉइंट, है ना, कि बॉन्ड में ये अगर इन्वेस्ट किया तो बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, खरीदा, तो वो इंटरेस्ट रेट पे करेगा बॉन्ड उसको। आज खरीदा, पैसे दिया, तो उसको इंटरेस्ट रेट पे करेगा, दैट इज द एसेट पोर्शन। और क्या, सरकार को ये अगर पैसा दे तो सरकार इसको इंटरेस्ट रेट देगी, कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे तो कॉमर्शियल बैंक इसको इंटरेस्ट रेट देगी, और कंपनीज को पैसा दे तो कंपनीज इंटरेस्ट रेट देगी, दैट इज द बेनिफिट। जहां से इंटरेस्ट रेट ये कमाएगा, दैट्स व्हाई ये एसेट के पोर्शन में आए। एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज, हाँ बोलो। क्या फिर? हाँ पैसे को ऊपर नीचे करने के लिए हाँ हाँ बॉन्ड को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। बिल्कुल। ये पोर्शन हो गया खरीदने वाला। क्या खरीदने वाला? इसके अंदर परचेस ऑफ द बॉन्ड। हाँ, और हम कई बार सेल भी करते हैं। सेल भी करते हैं, ऐसा तो है। तो सेल्स हम लोग करते हैं तो किसके अंदर आती है? चेंजेस करेंसी के अंदर, कि करेंसी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट ना? इस बॉन्ड को ना लेके आपने करेंसी लेके, वो करेंसी में ना चेंजेस आएगी। वो अगर सेल कर रहा है बॉन्ड का तो करेंसी हमारा इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाना, मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाना, दैट्स द पोर्शन। समझ रहे हो ना? ये हमारा गेनिंग वाला पोर्शन है, दैट्स व्हाई बॉन्ड, दैट इज द परचेस ऑफ द बॉन्डिंग। ठीक है, ओके, इतना तुमने बोला कि परचेस ऑफ द बॉन्ड, दैट्स वेरी गुड। तुम्हारे लिए समझने के लिए मैं मनी एंड बैंकिंग के सेक्टर में नहीं घुसूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा एनालिसिस इसके ऊपर नहीं करेंगे, है ही नहीं तो क्या करना। अगर रहता तो मैं कर चुका हूं। हमारा मनी एंड बैंकिंग जहां पढ़ा है अच्छे तरीके से वहां से बताया कि सेंट्रल बैंकिंग क्या है, नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं। तो ये सेंट्रल बैंक की पार्ट हुई। नेक्स्ट पार्ट बैंक कि बैंकिंग सेक्टर का भी एसेट होता है, कुछ लायबिलिटी होगा, कुछ फायदा होगा, कुछ घटा होगा। तो बैंकिंग सेक्टर की अगर एसेट की बात, दिस इज लायबिलिटी। अब बताइए बैंक के लिए लायबिलिटी क्या है, घटा क्या है, बताइए। जो लोग आकर के डिपॉजिट करते हैं उन्हें इंटरेस्ट रेट पे करना है किसी भी तरीके से, चाहे वो उस पैसे से वो कुछ भी करे, लेकिन उन्हें पे करना है। दैट इज द लायबिलिटी, दैट इज चेकेबल डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट। मैंने क्या लिखा है? चेकेबल डिपॉजिट? नहीं, डिमांड डिपॉजिट। सो दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द आरबीआई। एनी प्रॉब्लम? नहीं। सेकेंड थिंग इज, व्हाट इज द एसेट? एसेट क्या होगा आरबीआई का, बताइए। पहला लोन्स, जो लोगों की लोन्स देगा, साथ में वेल डन, जो रिजर्व्स वो आरबीआई के साथ जमा करेगा, और अच्छा बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना। ये एनी प्रॉब्लम? सो इस तरीके से हमारा एसेट लायबिलिटी की कहानी खत्म हुई। सेंट्रल बैंक की क्या होती है और बैंकिंग सिस्टम की क्या होती है, समझ में आ रहा है? आप में क्वेश्चन नहीं बनेगी, लेकिन आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं इस चीज को, समझ रहे हैं ना? सपोज आपका क्वेश्चन आया कि हमारा, सपोज आपका क्वेश्चन यहां पर आया, किससे आ सकता है? मनी मल्टीप्लायर के अंदर आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ रहे हैं? मनी मल्टीप्लायर के अंदर आप इस चीज को, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग में बनेगा, समझ रहे हैं? इसलिए इससे क्वेश्चन मल्टीप्लायर के अंदर बन सकता है। मल्टीप्लायर के अंदर सपोज 1 लाख की करेंसी आरबीआई इशू करती है, कितने की? 1 लाख रुपीस की करेंसी ये इशू कर रही है, जिसके कारण हमारा क्या होगा कि किस तरीके से एसेट और लायबिलिटी में मिसमैच होगा, बताइए कैसे इक्वल होगा, ये चीज बताइए। लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, फिर से बोल रहा हूं ना, इसमें बहुत सारे डाउट, आपको बहुत सारे चीजें पूछने, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट, समझ रहे हो ना? वरना एक्सप्लेनेशन करने के लिए मुझे बहुत बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, तब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो आपको बस जितना जानना है उतना ही की जरूरत, कि दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ सेंट्रल बैंक, दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए, एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा कि इस टॉपिक के अंदर आपको अगर कोई चीजें नहीं समझ में आती जो मैं पढ़ा रहा हूं, तब आप बोलिए कि हाँ भैया ये, ठीक है ना? बट आपको है कि नहीं ये आगे कैसे होता है, तो इस आज के क्लास में मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा, बिकॉज आज के क्लास में आगे जो आगे आने वाला है उसके बारे में बता रख, ठीक है ना? जो आगे 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के अंदर आने वाला है उसके बारे में बता रख। तो अभी मैं बता करके टाइम आपका इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना?
नेक्स्ट थिंग, अब देखिए ये बैंक है, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या होता है कि कोई लोग डिपॉजिट करते हैं और साथ ही कोई लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, विड्रॉ। सेम डे के अंदर कोई लोग पैसा डालते हैं, कोई पैसा निकालते हैं, है ना। उसी तरीके से कोई बैंक के अंदर यहां पे पैसा डिपॉजिट कर रहा है और दूसरे बैंक में ये पैसा क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। समझ रहे हो? बट ये जितना डिपॉजिट है उतना ही पैसा बाहर लोगों ने निकालना, ये जरूरी नहीं कि इक्वल हो। दिन भर में जितना लोगों ने पैसा जमा किया उतना ही निकले, ये जरूरी नहीं कि इक्वल हो। समझ रहे हो कि नहीं? सपोज कोविड के टाइम में लोग जो है वो डिपॉजिट कम करने लगे, हाथ में पैसा ज्यादा रखने लगे, बैंक से पैसा निकालने लगे, गेटिंग ना। तो ये इक्वल जरूरी नहीं कि ये इक्वल ही हो सकता है, हो सकता है इक्वल हो जाए किसी दिन, बट मैक्सिमम डे अनइक्वल ही रहेगा। तो ये अनइक्वल है। अब सपोज लोग ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं एज कंपेयर टू डिपॉजिट, लोग ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं, जितना आया उससे ज्यादा लोग निकाल रहे हैं, तो इसके लिए तो पैसे हमें चाहिए, तो हमें क्या रखना होगा, रिजर्व में से इसे पैसे देना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों रिजर्व रखना इंपॉर्टेंट, वाई रिजर्व इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन सेम डेज विड्रॉवल इज नॉट इज इक्वल टू डिपॉजिट, है ना। कोई दिन आ सकता है विड्रॉवल इज नॉट इक्वल टू डिपॉजिट, तो आपको लायबल है कि आप पे करेंगे तो आप रिजर्व में से पैसा निकालेंगे, दैट्स व्हाई वी नीड रिजर्व। गेटिंग ना? तो यही यहाँ पे लिखा है, दैट इज नो रीजन फॉर द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो टू बी इक्वल, सो द बैंक नीड टू द कीप रिजर्व। गेटिंग माय पॉइंट? इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल हो ऐसा नहीं हो सकता, हम उसके लिए हमें क्या, रिजर्व को रखना हो। अब देखो और उसके नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो वो दिया हुआ है रिजर्व रेशियो का डेफिनेशन, लिखा हुआ है कि बैंक आर सब्जेक्टेड टू रिजर्व रिक्वायरमेंट विच रिक्वायर देम टू होल्ड रिजर्व इन सम प्रोपोर्शन ऑफ द चेकेबल डिपॉजिट। मतलब कुछ पोर्शन बैंक सब्जेक्टेड है कि इतना पोर्शन आपको रखना ही रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द सब्जेक्टेड टू द बैंक रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, दिस इज नोन एज रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि देखिए आपके पास फंड है 1000 रुपए का, इस 1000 रुपए को आपने क्या किया, डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने के बाद देखिए बैंकिंग सिस्टम क्या कर सकते हैं, पहला ड्यू टू रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो, रिजर्व रिक्वायरमेंट के कारण दैट इज द 10%, मतलब 1000 का 10% इसको किस फॉर्म में रखना होगा, रिजर्व रिक्वायर्ड के फॉर्म में, और बाकी जो पैसा बचेगा उसको क्या करेगा, ये लोन देगा। कितना, 90% को, दैट इज 900 रुपीज क्या देगा, ये लोन में देगा। गेटिंग माई पॉइंट? और इस लोन में 900 रुपए देगा, और क्या हो सकता है, ये लोन में देगा, लेकिन जो रिकॉर्ड यूएसए के अंदर देखा गया है वो देखा गया है कि मैक्सिमम जो होता है वो लोन देती है, देन इन्वेस्ट इन बॉन्ड। समझ रहे हो? ज्यादातर वो क्या देती है, लोन में पैसा देती है, वो बॉन्ड के अंदर कम इन्वेस्ट करती है। अब क्यों कम इन्वेस्ट करती है मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ये फिर मनी एंड बैंकिंग की पार्ट आ जाती है। बिकॉज देखिए स्टॉक मार्केट कभी खेले हैं कोई? नहीं। स्टॉक मार्केट में के अंदर क्या होता है कि कंपनी आपको शेयर्स बेचती है ना, शेयर्स बेचती है, अगर फायदा हुआ तो भैया आपको भी प्रॉफिट का देंगे, क्योंकि आप शेयर्स हैं, आप भी कंपनी का मालिक हो गए, है ना। आपके पास इतना % का शेयर है, आप भी कंपनी का मालिक। घटा होगा तो भी साथ, और फायदा होगा तो भी साथ, तो डूबेंगे तो साथ लेके डूबेंगे, और सही भी रहेंगे तो साथ लेके। तो ये चीज, लेकिन बैंक अगर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, स्टॉक मार्केट के अंदर किसी कंपनी के अंदर, बैंक ने पैसा दिया, लेकिन बैंक के पास पैसा किसका है, उसका तो नहीं है, दूसरे का है, दूसरे का पैसा है।
अब बैंक अगर इन्वेस्ट करे तो बैंक का डिसीजन डिपेंड किसके ऊपर करता है? उस कंपनी के ऊपर, है ना, कि बैंक को फायदा होगा या घाटा होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उस कंपनी के ऊपर, जिसके अंदर वो इन्वेस्ट कर रखा है उस कंपनी के ऊपर डिपेंड किसका करेगा? बैंक वाले का फायदा या घाटा, कि फायदा होगा तो बैंक का फायदा, घाटा होगा तो बैंक वाले का फायदा। और बैंक ये नहीं चाहते कि मेरा फायदा और घाटा दूसरा तय करे, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने दूसरा से पैसा ले रखा है। अगर मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया, सपोज वो कंपनी जिसमें इन्वेस्ट किया वो डूब गया, मेरा क्या होगा? उसके कारण मेरा बैंकिंग सिस्टम इफेक्ट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? पहला रीजन ये कि बैंक इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। सिक्योरिटी मार्केट उसे कहते हैं, स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट, और इसे बॉन्ड मार्केट कहते हैं, लोन मार्केट, बॉन्ड मार्केट। तो ये क्या बॉन्ड मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर, सॉरी, तो पहला पोर्शन तो हमारा ये हो गया कि क्यों बैंक नहीं करती। सेकेंड पोर्शन ये है कि कंपनी वाले को फायदा हुआ या घाटा हुआ, उसका क्या जाता, वो जानता है कि बैंक वाले से मैंने पैसा ले रखा है, मेरे को फायदा होगा तो ठीक है, और लेकिन बैंक वाले को भी घाटा होगा। ये चीज दूसरा हमारा आता है कि पैसा बैंक वाले का इन्वेस्ट है तो फायदा अगर कराता है तो बैंक वाले के लिए फायदा है, लेकिन घाटा अगर कराता है तो बैंक वाले के लिए घाटा है। तो कभी भी बैंक नहीं चाहते कि मैं दूसरे के कारण घाटा सही, समझ रहे हो? तो इस कारण स्टॉक मार्केट के अंदर ज्यादा नहीं आना चाहती कोई भी बैंक, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। स्टॉक मार्केट को बॉन्ड मार्केट कहा जाता है, इक्विटी मार्केट कहा जाता है, समझ रहे हो ना, स्टॉक मार्केट को। इस कारण नहीं आती क्योंकि वो नहीं चाहते कि दूसरे के कारण हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस, ठीक है, हम अपना खुद तय करेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक और रीजन है कि अगर बैंक किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट की, एसबीआई ने इन्वेस्ट किया, तुम इन्वेस्टर थे, तुम देख रहे हो बैंक ने किया है, उसके अंदर अच्छा ही किया होगा क्योंकि वो खराब जगह तो इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो तुम भी देख करके क्या करोगे, चलो एसबीआई ने किया है तो हम भी उसी के अंदर करते। गेटिंग माय पॉइंट? कि बैंक ने किया है, अच्छा ही किया होगा क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है बैंक, अच्छा किया होगा तो चलो जो जिसके अंदर एसबीआई खरीद रही शेयर उसका हम भी खरीद। इस कारण क्या होगा कि शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, सभी लोग डिमांड करने लगेंगे हमको शेयर चाहिए, और उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो बैंक वाले ने सोचा था 500 रुपए में खरीदना, उसको 700 रुपए में मिल रहा है। इस कारण वो चक्कर में नहीं पड़ना चाहती ये सब चीज के, क्योंकि मैं अगर जो काम करूंगा लोग वो देखेंगे और करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग में वो ट्रेडेबल नेचर का है। बट लोन की अगर बात करते हैं तो लोन ट्रेडेबल नहीं है। मैं किसी को लोन दे दिया, क्या ट्रेडेबल है? इतना % इंटरेस्ट रेट के ऊपर मैं लोन दे दिया, क्या ट्रेडेबल है? लोग देखो जिसको दिया हूं, लोग तो उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लोग आइए मेरे पास पैसा दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से काम होता है कि क्यों हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो इस मार्केट के अंदर, जो हमारा लोन वाला मार्केट है, इसके अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड मार्केट। बिकॉज व्हाट? पहला चीज, वो रिस्क नहीं लेना चाहती कि दूसरे कंपनी के कारण हमारे ऊपर इफेक्ट करे, पहला रीजन। दूसरा रीजन जो अभी मैंने बताया, है ना, दूसरा रीजन अभी हमने क्या बताया, अभी मैंने क्या बताया, दूसरा रीजन। सेकेंड रीजन, शेयर्स की प्राइस अप हो जाएगी, जिसके कारण बैंक ने जो सोच रखा था उसके डिसीजन पे इफेक्ट करेगा। दैट्स व्हाई दे डू नॉट एंटर इन द मार्केट, बिकॉज शेयर्स आर ट्रेडेबल इन नेचर एट मार्केट प्राइस, बट लोन आर नॉट ट्रेडेबल इन नेचर। दिया तो दिया इतना % इंटरेस्ट रेट पे, सिंपली, समझ रहे हो ना। सो दैट्स व्हाई ये 30% हमारा बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करती है, और बाकी जो अमाउंट है 90%, 70% ये किसके अंदर, लोन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। 630, और ये कितना आया, 270, समझ रहे हो। सो दिस इज द अमाउंट, वेल डन। तो दिस इज द अमाउंट कि ये लोन के अंदर, ये बॉन्ड के अंदर। ये बॉन्ड के अंदर क्यों इन्वेस्ट करती? एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया आपने बताया कि बॉन्ड खराब है, बॉन्ड के अंदर नहीं करना चाहिए बैंक के लिए, फिर भी क्यों करती? बिकॉज पहला रीजन, बॉन्ड के अंदर इसलिए करते हैं कि बॉन्ड का नेचर क्या होता है, ट्रेडेबल। लोन का क्या नेचर है, आपने किसी को पैसा दिया 1 सालों के लिए, तो बैंक थोड़ी उससे 5 महीना या 5 महीना 2 महीना में मांगने लगेगा पैसा, ऐसा तो नहीं होता। बट आपने किसी को बॉन्ड दिया, तो बॉन्ड क्या होता है, ट्रेडेबल नेचर का होता है। तो बॉन्ड को क्या कर सकता है बैंक, बेच सकता है।
और बेच करके पैसे ला सकता है, लोन को बेच नहीं सकता है, बट बॉन्ड को बेच के पैसे ला सकता है। तो जब बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्राइसिस होगा और पैसे की जरूरत होगी तो कौन काम आएगा? ये बॉन्ड काम आएगा। लोन काम आएगा? नहीं काम आएगा। तो इसलिए सेफ होने के लिए ये बॉन्ड 30% रखता है। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स व्हाई दे इन्वेस्ट इन द बॉन्ड, बट बॉन्ड कम करता है देन लोन। ठीक है? तो नीचे लिखा होगा व्हाई दे कीप इन बॉन्ड, क्यों वो बॉन्ड के अंदर रखते हैं? बताइए, बॉन्ड के अंदर क्यों रखते हैं? मैं तो बता रखा हूं। एक और रीजन देखिए, अगर कोई हेल्दी बैंक है, कोई एसबीआई है, हेल्दी बैंक में र्यूमर हुआ कि एसबीआई जो है वो दिवालिया होने वाला है। इस र्यूमर के कारण क्या होगा कि जो भी लोग उसके अंदर पैसा डिपॉजिट कर रखे हैं वो आएंगे और सारा पैसा अपना निकालना स्टार्ट कर देंगे, पैसा अपना निकालेंगे, जिसके कारण एसेट और लायबिलिटी के अंदर मिसमैच आएगा। समझ रहे हो? और एसेट लायबिलिटी ज्यादा होता जाएगा, एसेट कम होता जाएगा, जिस कारण ये बैंक क्या हो जाएगा? दिवालिया हो जाएगा। एंड दिस इज नोन एज बैंकरप्ट। क्या कहेंगे? बैंकरप्ट हो जाएगा। अब देखिए, बैंकरप्ट हो गया ये बैंक, कौन? एसबीआई। एसबीआई बैंकरप्ट होने के कारण क्या हुआ कि आपका पैसा पीएनबी के अंदर भी था। तो आप देखेंगे एसबीआई अगर फेल हो गया तो हो सकता है कि पीएनबी भी फेल हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? वो भी बैंक ही है, वो फेल हो जाए तो क्या करेंगे? चलो पीएनबी से पैसा निकाल लेते, अपना सेफ हो जाते। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से इस कारण एक बैंक के फेल होने के कारण क्या, ये र्यूमर जो है, ये अनसर्टेनिटी दूसरे बैंक के अंदर भी फैला, अदर बैंक के अंदर भी। और दूसरा बैंक भी जो पीएनबी है वो भी क्या हो जाएगा? बैंकरप्ट। एनी प्रॉब्लम? ये भी क्या हो जाएगा? बैंकरप्ट। और इसी चीज को क्या कहते हैं? बैंक पैनिक। क्या कहते हैं इस सिचुएशन को? बैंक पैनिक। जब एक बैंक के कारण उसका इफेक्ट दूसरे बैंकिंग सिस्टम के आने के कारण पूरा बैंकिंग सिस्टम ही तबाह हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज नोन एज बैंक पैनिक। ठीक है? यही अगर इस बैंक पैनिक से बचने के लिए क्या करना चाहिए बताइए? इस बैंक पैनिक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग यहां पर पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं एसबीआई के पास, बट पैसा तो है नहीं। लोग पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं बट आरबीआई के पास पैसा है नहीं। ज्यादा लोग पैसा मांगने आ रहे हैं, सब वो पैसा तो लोन के अमाउंट में दे रखा है, अब आ रहे हैं उसके पास पैसा है नहीं, वो लोन वाले अमाउंट। तो इस कारण वो बैंकरप्ट हो। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो इससे बचने के लिए हमारा सबसे पहला चीज करना चाहिए व्हाट? दैट इज नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग कि बैंकरप्ट से कैसे बच सकते हैं? नैरो बैंकिंग के थ्रू। नैरो बैंकिंग क्या कहता है कि कुछ जो अमाउंट है वो बैंक को रेस्ट्रिक्ट कर दे रखा है, कुछ अमाउंट रेस्ट्रिक्ट है कि आपको इतना अमाउंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना ही है। क्योंकि अगर एसबीआई के पास बॉन्ड होती तो उसको बेच करके वो पैसे लेकर के दे देती, हाँ या ना? अगर एसबीआई के पास सभी अमाउंट बॉन्ड के फॉर्म में होती, क्या आरबीआई सेंट्रल बैंक करेगी और कौन करेगी कि आपको इतना अमाउंट रखना ही है बॉन्ड के फॉर्म में। तो इस तरीके से अगर बॉन्ड के फॉर्म में एसबीआई के पास होगा तो वो बेच करके जो भी मांगने आ रहे हैं उसे पैसे दे देगा और बच सकता है बैंकरप्ट से। उसी तरीके से बैंक पैनिक से बच सकता है, जब एसबीआई नहीं करेगा तो पीएनबी नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये चीज कि पहला हमारा नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग किसे कहते हैं? मैं लिख रखा हूं, दैट इज रिस्ट्रिक्ट बैंक टू होल्डिंग लिक्विड एंड द सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड। रिस्ट्रिक्ट बैंक को रिस्ट्रिक्ट करना कि आपको सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड रखना ही है। गेटिंग? ओके। नेक्स्ट वन इज डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट इंश्योरेंस किसे कहते हैं बताइए? डिपॉजिट इंश्योरेंस कहते हैं, देखिए 1938 कब हमारा आया था? 1934। 1934 में यूएसए की इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो थी उसके अंदर बहुत दिक्कतें आ रही थी, जिसके कारण बोला गया कि जो भी डिपॉजिट लोग किए उनका पैसा देंगे ही, इंश्योरेंस है उनका पैसा कि बिल्कुल देंगे, सेंट्रल बैंक इसके लिए लायबल है कि देगा ही उसका पैसा, इंश्योरेंस करवाते हैं उसके पैसे को, बिल्कुल समझ रहे हो ना? दैट इज नोन एज डिपॉजिट इंश्योरेंस। बट
2012 के अंदर ये चीज को बंद कर दिया गया। 2012 से डिपॉजिट इंश्योरेंस को हटा दिया गया यूएसए के अंदर। वाई? बिकॉज डिपॉजिट इंश्योरेंस होने के कारण इसका मतलब क्या था कि बैंक घटा करे फायदा करे फर्क ना पड़ता है, वो उतना अमाउंट लोगों को देंगे ही, सेंट्रल बैंक लायबल है देने के लिए। जिसके कारण क्या हुआ कि लोग बैंक के इफेक्ट को देखना छोड़ दिए कि बैंक क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब आपको अगर पता हो कि मेरे को इतना मिल जाएगा आने वाले टाइम में, तो आप क्यों देखेंगे उस चीज को? गारंटी हो तो देखेंगे नहीं। तो बैंकिंग सिस्टम को लोगों ने देखना छोड़ दिया, कौन अच्छा कर रहा है कौन खराब कर रहा है, मेरे पैसे को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, उस चीज को देखना छोड़ दिया लोगों ने। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो बैंक वो थी वो रिस्की चीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही थी, समझ रहे? उसके पैसे को रिस्की वाले चीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही थी, लेकिन लोग तो देख नहीं रहा है क्योंकि लोगों को गारंटी है कि मेरा इंश्योरेंस हो रखा। जब आप गाड़ी चलाते हैं आपका इंश्योरेंस है तो आपको लगता है कि हम जाएंगे भी तो मेरे को तो इंश्योरेंस मिलेगा ही। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक डिफॉल्ट ये भी है इंश्योरेंस कराने का। इंश्योरेंस कराने के बाद लोग थोड़ा और तेजी से चलते हैं, है ना, कि मेरा इंश्योरेंस हो रखा है पैसा तो आ ही जाएगा। ठीक, नेक्स्ट थिंग। तो इस तरीके से हम लोग बैंक को रोक सकते हैं, बैंक पैनिक होने से, बैंकरप्ट होने से, थ्रू नैरो बैंकिंग, बॉन्ड वगैरह सब आपको इतना मिनिमम रखना ही है, थ्रू डिपॉजिट इंश्योरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सप्लाई एंड डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक। हाँ, तो कुछ अभी तक जो मैंने बात किया वो बेसिक, बहुत मनी एंड बैंकिंग की बहुत बेसिक चीजें बात किया है। और क्योंकि बुक के अंदर दिया होता ये चीजें इसे कम पूछेगी, चांसेस कम है, बट दी हुई है तो बताना जरूर। ठीक है ना? चांसेस आपका डिमांड एंड सप्लाई कैसे चेंज करेगा, कैसे इफेक्ट, बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई कैसे चेंज करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा, बढ़ेगा कमेगा कैसे, वहां से चांसेस आपके क्वेश्चन की बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? इसलिए यहां से कम है, बट आप जान लीजिए कि क्या होता है नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट, सप्लाई एंड डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक। सप्लाई एंड डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक। अब हम लोग सप्लाई डिमांड के थ्रू हम लोग इंटरेस्ट रेट तय करेंगे, इक्विलिब्रियम तय करेंगे, कैसे होता है सेकेंड अप्रोच के थ्रू ये चीज। अब डिमांड बोला जाए सेंट्रल बैंक की, डिमांड फॉर मनी, डिमांड विद सेंट्रल बैंक, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिमांड फॉर मनी बाय सेंट्रल बैंक। डिमांड फॉर मनी, जो लोग सेंट्रल बैंक से डिमांड कर रहे हैं मनी के लिए, तो क्या क्या डिमांड हो सकता है बताइए सेंट्रल बैंक के लिए। पहला, कौन डिमांड करेगा पैसे के लिए? जो जमा कर रखा हो। तो किसने जमा कर रखा था? बैंक ने, है ना? दैट इज रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो के फॉर्म में 10% जमा कर रखा, तो वो बोलेगा नहीं मेरे को पैसे देना है, मेरा 10% पैसा दो। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला क्या कि ये डिमांड कौन कर सकता है? बैंक, दैट इज रिजर्व मेरा दो भैया। गेटिंग? दूसरा, कौन डिमांड कर सकती है? लोग, कि मेरे को पैसे चाहिए, करेंसी चाहिए, मेरे पास कम है करेंसी, तो दूसरा दैट इज करेंसी, दैट इज डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी बाय, जो लोग, कौन से लोग हैं जो मनी के लिए डिमांड करेंगे सेंट्रल बैंक से? तो पहला जो बैंक होगा जो रिजर्व जमा कर रखा है, दूसरा जो पब्लिक होंगे जो करेंसी की डिमांड करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ये चीज। अब हम लोग देखिए, अगर हम लोग डिमांड फॉर मनी को H से रिप्रेजेंट करते हैं या L से, L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? डिमांड फॉर मनी, या यहां बुक ने H से किया तो H से रिप्रेजेंट करते हैं HD। तो डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू क्या होगा ये बताइए कि करेंसी की कितना डिमांड किए, रिजर्व की कितना डिमांड की, यही तो। दैट इज H इज इक्वल टू करेंसी की कितनी डिमांड किया और रिजर्व का कितना डिमांड किया। एनी प्रॉब्लम? CU यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज रिप्रेजेंट करेंसी। ठीक है, CUD प्लस व्हाट? RD, रिजर्व का कितना डिमांड किया। अब एक बात बताइए आप कि जो डिपॉजिट करते हैं पैसा, लोग जो पैसा को डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर और फिर ये रिजर्व कुछ रखती कुछ लोन, क्या जितना डिपॉजिट करती है उतना ही वो लोन के अंदर देती है? सॉरी, उतना ही रिजर्व रखती है?
लोगों ने पैसा जमा किया 1000, क्या 1000 वो रिजर्व हो गया? तो कुछ पोर्शन होता है डिपॉजिट का, यही ना कि कुछ पोर्शन डिपॉजिट का रिजर्व के फॉर्म में रखा जाता। तो हम लोग क्या रखाएंगे कि R इज इक्वल टू नॉट D। एनी प्रॉब्लम? जितना लोगों ने डिपॉजिट किया उतना रिजर्व नहीं होता, तो कुछ पोर्शन डिपॉजिट का रिजर्व के फॉर्म में रखते हैं, कुछ पोर्शन रखते हैं। तो कुछ पोर्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा डी। इसका मतलब क्या कि जो लोगों ने डिपॉजिट किया है उसमें में से थीटा अमाउंट किस में रखना है? रिजर्व में रखना है। हाँ या ना? गेटिंग ना? कि फिर से जितना लोग डिपॉजिट करते हैं उतना ही रिजर्व में रखते हैं। उतना तो रिजर्व नहीं होगा, 10% ही रखना है कुछ अमाउंट डिपॉजिट का। तो वो जो अमाउंट है उसको क्या थीटा से रिप्रेजेंट कर दे रहे। एनी प्रॉब्लम? तो R इज इक्वल टू व्हाट? थीटा डी। एनी प्रॉब्लम? नहीं। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम क्या, ये R इज इक्वल टू थीटा दी। अब हम लोग स्मॉल सी मानते हैं कि लोग कितना हाथ में पैसा को रखते हैं, उसे हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसे? स्मॉल सी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो लोग हाथ में पैसा को रखेंगे। ठीक है, तो जो हाथ में पैसा को रखेंगे सी, और करेंसी की वो जो डिमांड कर रहे हैं, प्लस हाथ में जो पैसा कर रखेंगे, और बाकी जो डिपॉजिट करेंगे वो कितना होगा? 1 माइनस सी। 1 माइनस सी। कुछ हाथ में जो पैसा को रखेंगे वो क्या होगा? सी, और बाकी जो अमाउंट बचेगा वो कहां रखेंगे? डिपॉजिट करेंगे। तो वो कितना डिपॉजिट करेंगे? 1 माइनस सी। और जो डिपॉजिट करेंगे वही तो रिजर्व बनेगा, हाँ या ना? तो उन्होंने डिपॉजिट किया कितना? 1 माइनस सी। एनी प्रॉब्लम? नहीं, 1 माइनस सी, और ये हमारा एमडी है। अच्छा, अरे सिंपल यहां से देखो यार कि मनी की डिमांड की अगर बात करते हैं तो मनी की डिमांड क्या हो सकता है? पहला, लोग किस लिए कर रहे हो? करेंसी। लोग सिंपल कहां से मनी की डिमांड जमा किए होंगे, चाहे तो करेंसी के लिए कर रहे हो सिंपली। और दूसरा क्या? डिमांड डिपॉजिट के लिए कर रहे हो, डिमांड डिपॉजिट के लिए कर रहे हो। ठीक है ना? करेंसी के लिए किए उसे हम लोग सी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल सी से, कि करेंसी के लिए कर रहे हैं इतना। और बाकी जो पैसा जो बचा होगा वो कहां डाले होंगे? बैंक के अंदर। तो बैंक के अंदर कितना डाले होंगे? 1 माइनस सी। 5000 बचा, टोटल को 1 अगर हमने माना है तो 5000 अगर, समझ रहे ना, बाकी माइनस करेंगे वो सेविंग के अंदर जाएगा, और सेविंग में से कुछ पोर्शन वो हमारा क्या कहलाएगा? एमडी। कि सेविंग, ये इतना लोग डिमांड कर रहे हैं सेविंग में से। गेटिंग माय पॉइंट? कि इतना लोग डिमांड कर रहे हैं सेविंग में से, इतना बैंक डिमांड कर रही है आरबीआई से। समझ रहे हो ना? यहां पर है कि लोग डिमांड कर रहे हैं टोटल मनी डिमांड में से सी अमाउंट डिमांड कर रहे हैं लोग, और यहां पर है बैंक डिमांड कर रही है 1 माइनस सी अमाउंट ऑफ टोटल मनी डिमांड, क्योंकि 1 माइनस सी अमाउंट उन्होंने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रखा था। फिर से नहीं समझ आया? किसी लोग पैसे की डिमांड करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मनी डिमांड, रिप्रेजेंटेड बाय एमडी। कौन? ये बताता हूं पहले, ये कि लोग पैसे की डिमांड करते हैं, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एमडी से। ठीक है ना? कि एमडी रिप्रेजेंटेड बाय मनी डिमांड। अब देखिए वो पैसे जो हो सकता है कि खाने पीने के लिए यूज किया जा रहा है ना, तो कुछ पैसे करेंसी के फॉर्म में लोग रखने के लिए डिमांड कर रहे हो कि उन्होंने करेंसी हाथ में मेरे को पैसा दे, वो कितना? सी अमाउंट। तो डिमांड कर रहे हैं सी अमाउंट कैश रखने के लिए, टोटल कितना? एमडी। एमडी अमाउंट में से सी अमाउंट कैश के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? समझ रहे हो ना? सेकेंड थिंग कि वो क्या कर सकते हैं? लोग डिपॉजिट, कि बाकी जो पैसे होगा वो डिपॉजिट किए होंगे, तो उस डिपॉजिट के लिए डिमांड कर रहे होंगे। कौन? बैंक डिमांड कर रहा होगा कि मेरे को पैसा दो, आरबीआई से जाकर के बैंक डिमांड कर रहा होगा कि 1 माइनस सी एमडी, वो हमारा अमाउंट दो। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज, इसे मैं इरेज करके एक बार अच्छे से समझाता हूं। तो ये देखो, वी नो, चाहे मनी सप्लाई, वी नो मनी सप्लाई इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम लोग? चाहे तो बैंक में, चाहे तो हाथ में पैसा लोग रखेंगे, चाहे तो क्या करेंगे? डिमांड डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे जाकर के।
तो हम क्या कर सकते हैं, M इज इक्वल टू C प्लस डी। एनी प्रॉब्लम? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, एनी प्रॉब्लम? कि चाहे तो डिपॉजिट में रखेंगे चाहे हाथ में पैसा रखेंगे, यही ना। अब मनी डिमांड की बात आई कि लोग कितनी मनी की डिमांड कर रहे हैं, तो लेट सी इज रिप्रेजेंटेड बाई करेंसी, जो हाथ में पैसा रखे, सी स्मॉल सी से हम रिप्रेजेंट कर, तो लोग कुछ करेंसी के फॉर्म में सी अमाउंट डिमांड कर सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, और कुछ जो अमाउंट बाकी जो पैसा बचेगा वो किसके डिमांड के रूप में कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? सो इस तरीके से, और यहां पर डिमांड हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई सी डी, यहां पर भी डी डी। क्या 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 बोलो 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 सौरभ। ये स्मॉल सी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैश इन हैंड, कि लोगों ने कैश के लिए कितना डिमांड कर रहे हैं। सी इज फॉर करेंसी और टोटल ओवरऑल करेंसी दिस। अब देखिए यहां से सी अमाउंट जो है वो डिमांड कर रहे हैं, किसमें में से, मनी में से, जितना डिमांड कर रहे हैं उसमें से सी अमाउंट डिमांड कर रहे हैं। तो यहां से मनी डिमांड के लिए कर रहे हैं तो एमडी, यहां से मनी डिमांड के लिए कर रहे हैं तो एमडी। गेटिंग माय पॉइंट, कि सी अमाउंट उन्होंने करेंसी के लिए डिमांड किया एमडी में से, 1 माइनस सी अमाउंट उन्होंने डिमांड किया किसने, बैंक ने, डिपॉजिट में से, एमडी। सो दिस मीन्स, अब हम लोग देखो, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने देखा था दो चीज, कि डिमांड फॉर, दैट इज डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से जो लोग डिमांड करेंगे क्या कर सकते हैं, चाहे तो करेंसी की डिमांड और चाहे प्लस में क्या, रिजर्व की डिमांड। यही तो हम लोगों ने देखा था, करेंसी की डिमांड चाहे तो रिजर्व की डिमांड। ठीक है, आगे अगर करेंसी की डिमांड की बात कहते हैं, सीयूडी की बात करते हैं, तो ये कितना होगा, करेंसी की डिमांड यहां था कितना, सीएमडी, प्लस रिजर्व की डिमांड, रिजर्व किसके ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड करता है, ये, यस और नो, दैट इज 1 माइनस सीएमडी। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो इतना अमाउंट लोगों ने सेव किया था, उसमें वैसे ही रिजर्व इतना डिमांड कर रहे रिजर्व की, लेकिन ये पूरा डिमांड जितना डिपॉजिट लोगों ने किया था उतना ही डिमांड नहीं करेंगे रिजर्व की। समझ रहे हो? फिर से, जितना लोगों ने डिपॉजिट पैसा को किया है उतना ही वो डिमांड नहीं करेंगे रिजर्व की, 10% वो डिमांड करेंगे, क्योंकि सारा पैसा तो उन्होंने आरबीआई के पास जाकर के जमा नहीं किया है, सेंट्रल बैंक के पास कुछ ही पैसा जमा किया है, दैट इज नोन एज थीटा, कि थीटा अमाउंट की डिमांड करेंगे, थीटा ही उन्होंने जमा किया था। समझ रहे हो कि टोटल जो मनी डिमांड है 1 माइनस सीएमडी, उसमें से थीटा अमाउंट की वो डिमांड करेंगे, क्योंकि रिजर्व उतना ही तो उन्होंने जमा किया था आरबीआई के पास, एंड दैट इज आवर व्हाट, डिमांड फॉर मनी। ये क्या बता रहा है, सी अमाउंट करेंसी के लिए लोगों ने डिमांड कर रहे हैं टोटल में से, प्लस जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैंक डिमांड कर रही है आरबीआई से। समझ रहे हो, यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं एमडी में से सी अमाउंट, यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैंक डिमांड कर रहा है आरबीआई से जाकर के, कि थीटा अमाउंट मैंने जमा किया है तुमको, फ्यूचर में मेरे को अब पैसा दो। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन एमडी को नहीं निकाल सकते हैं, सी प्लस थीटा। सौरभ तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ भाई, डाउट क्लियर हुआ? नहीं, सी प्लस थीटा 1 माइनस सी एमडी बार। ओके, इस एमडी को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। This MD is demand for money. This MD is, and demand for money is represented by what? L is equal to KY minus HI. Yes or no? KY minus HI. We know in previous, है ना, previous classes, that is MD is equal to KY minus HI. So why we cannot write here? Any problem? नहीं ना? हाँ, बुक के अंदर है, बुक के अंदर अगर आप देखिएगा तो इसी चीज को ऐसे लिखा YLI, सिंपली ये इक्वेशन सेम चीज है, बुक आपको आगे नहीं बताना चाहता, मैं आपको आगे बता करके ये इक्वेशन बता दिया हूं। समझ रहे हो, ये बताता है कि ये जो डिमांड फॉर मनी है वो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ठीक है ना, ये यही चीज बता रहा है, मैंने आपको अच्छे तरीके से इक्वेशन बता दिया, दैट इज सी प्लस थीटा 1 माइनस सी, एमडी की वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया KY माइनस HI। दिस इज आवर डिमांड फॉर मनी बाई सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से डिमांड कर रहे हैं लोग, दैट इज H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज आवर डिमांड फॉर मनी। अब लेट्स कम टू सप्लाई। लोग
सेंट्रल बैंक से डिमांड करेंगे, चाहे तो लोग करेंगे, कितना करेंगे? CMD। और बैंक डिमांड करेगा, वो कितना करेगा? 1 - CMD। और थीटा जमा किया था तो थीटा ही ना करेगा, तो थीटा ऐड करिए, MD को कॉमन खींचिए, MD का ध्यान रखें KY - HI। एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज आवर डिमांड जो सेंट्रल बैंक से किया जाएगा, बैंक के द्वारा, पब्लिक के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सप्लाई के ऊपर। अब ये बताना, सप्लाई मनी की कौन डिटरमिनेट करता है कि इतना पैसा होगा नहीं होगा? किसके हाथ में? किसके हाथ में कि सप्लाई ज्यादा करे कि कम करे? तो सेंट्रल बैंक के हाथ में है, ये सुनो। तो सिंपली सेंट्रल बैंक के हाथ में, तो वो फिक्स कर रखा है कि इतना सप्लाई देख करके, ठीक है ना। तो सप्लाई फॉर मनी की ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, कि सप्लाई फॉर मनी इज अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, दे डिसाइड हाउ मच अमाउंट इन द इकोनॉमी इज प्रोड्यूस और नॉट। समझ रहे हो ना? इसलिए हम लोग सेंट्रल बैंक के अमाउंट को फिक्स कर रखेंगे कि इतना उसने फिक्स कर दिया। ओके, सो वी नो एट इक्विलिब्रियम व्हाट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, डिमांड फॉर मनी इज व्हाट रिप्रेजेंटेड एज C + 1 - C थीटा KY - HI इज इक्वल टू व्हाट? सप्लाई। सप्लाई रिप्रेजेंटेड बाय HS। एनी प्रॉब्लम? सो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करिए, इक्विलिब्रियम आएगा। समझ रहे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करिए, आपका क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। जहां पर होगा, जहां पर सप्लाई को फिक्स कर रखा है, सप्लाई को फिक्स कर रखा होगा। कैसा फिक्स कर रखा होगा? वर्टिकली। फिगर रिमेन सेम बट प्रोनाउंसिएशन, समझने का तरीका अलग। समझ रहे हो ना? समझने का तरीका अलग, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है डिमांड और सप्लाई सेंट्रल बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक से कितना मनी की सप्लाई हो रही है और कितना डिमांड हो रहा है। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि डिमांड सिर्फ करेंसी की लोग नहीं करेंगे, बैंक भी करेगा कुछ डिमांड। वहां पे क्या था? बैंक नहीं था, यहां पर क्या है? बैंक भी कुछ डिमांड करेगा। समझ रहे हो ना? तो ये चेंजेस हमारी आती है इसके अंदर। ओके, तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट, ये हमारा क्या बताएगा? इनकम का रिलेशन। ठीक है, दिस इज आवर मनी सप्लाई रिप्रेजेंटेड बाय HS एंड दिस इज आवर डिमांड फॉर मनी। नेगेटिव, वी नो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, बैंक के अंदर ही पैसा रहने दो, इंटरेस्ट रेट कमाएंगे। इंटरेस्ट कम होगा तो डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, कि कम है पैसा, कम है इंटरेस्ट रेट, क्या करना? समझ रहे हो ना? पैसा निकाल लो बैंक से। तो ये चीज, दैट इज नेगेटिव रिलेशनशिप, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय HD। ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट यहां पर आया है, दिस इंटरेस्ट रेट इज आवर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। फिर से मैं बोलता हूं कि पहले जो फिगर बताया था, इस फिगर रिमेन सेम बट समझने का तरीका अलग। मैंने पहला क्लास में बताया था कि हम लोग डिमांड डिपॉजिट को जीरो मान लेंगे, सिर्फ करेंसी। तो जो भी सेंट्रल बैंक के पास डिमांड करेगा, किस चीज की करेगा? करेंसी की करेगा। डिमांड डिपॉजिट तो है नहीं, डिपॉजिट तो है नहीं, तो सिंपली सिर्फ करेंसी, लोग डिमांड कर रहे हैं करेंसी की दीजिए। लेकिन इस केस में डिमांड डिपॉजिट है, तो बैंक जो है कुछ पैसे को डालेगा किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। तो अब डिमांड सिर्फ लोग नहीं करेंगे, बैंक भी करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? डिमांड बैंक भी, लोग भी। अब दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करेगा। सप्लाई हमारा फिक्स है, फिगर रिमेन सेम। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो ये चीज, अब देखिए यहां से आगे मैं बताऊंगा, उससे एक चीज मैं बता दे रहा हूं यहां से। एक चीज ये है कि ये हमारा क्या है? H इज रिप्रेजेंटेड बाई मनी की सप्लाई कितनी। अब देखना, इसको अगर नीचे लेकर के आते हैं तो ये क्या बनेगा? KY - HI इज इक्वल टू व्हाट? 1/C + थीटा 1 - C, और ये क्या? HS। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? नहीं। दिस इज मनी सप्लाई। क्या ये HS लिखे जाए, मनी सप्लाई लिखे, बात बराबर? ओके। दिस इज डिमांड। ये क्या है? डिमांड फॉर मनी, कि लोग कितना कर रहे हैं डिमांड मनी की, तो इतना कर रहे हैं डिमांड फॉर मनी। तो
तो अगर आरबीआई ने 1 लाख रुपया प्रिंट किया, मनी सप्लाई अगर 1 लाख रुपया प्रिंट किया, तो क्या लोग 1 ही लाख रुपया की डिमांड इंक्रीज होगा या ज्यादा? आरबीआई 1 लाख रुपया को प्रिंट की, नया नोट प्रिंट की, इकोनॉमी के अंदर दी, तो क्या 1 लाख रुपया से ही डिमांड इंक्रीज करेगा या उससे ज्यादा? क्या होता है कि 1 लाख रुपया प्रिंट की, जिसके कारण क्या होगा? 1 लाख रुपया इनकम बढ़ेगा, 1 लाख रुपया प्रोडक्शन बढ़ेगा, 1 लाख रुपया दूसरे लोगों का इनकम बढ़ेगा, और फिर वो इनकम क्या, फिर से किसी कुछ कंज्यूम करेंगे, 50,000 का वो बढ़ेगा, फिर से इनकम, फिर से प्रोडक्शन, फिर से आगे चलते रहेगा। वेल डन। सो दिस इज व्हाट? मल्टीप्लायर इफेक्ट। समझ रहे हो ना? दैट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट कि 1 लाख से बढ़ता है तो 1 लाख से ही हमारा इकोनॉमी के अंदर नहीं बढ़ेगा। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कि 1 लाख से मनी सप्लाई बढ़ा तो 1 लाख से डिमांड फॉर मनी नॉट इंक्रीजेस, दैट इज इंक्रीजेस मोर देन, एंड दैट गिव्स व्हाट? मल्टीप्लायर कि हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट से इंक्रीज करेगा। एंड मतलब क्या? ये तो मनी सप्लाई है, ये तो डिमांड है, तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है? मल्टीप्लाई। दैट इज मनी की बात हो रही है तो मनी मल्टीप्लाई। एनी प्रॉब्लम? सो दिस इक्वेशन गिव्स अस मनी मल्टीप्लायर कि 1 लाख अगर यहाँ पे प्रिंट की, 8 अगर मनी मल्टीप्लायर है तो डिमांड लोग टोटल कर रहे हैं 8 लाख की। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड दिस इज मनी मल्टीप्लायर। ये मनी मल्टीप्लायर है हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताऊंगा मनी मल्टीप्लायर के बारे में, थोड़ा सा और बताऊंगा, लेकिन ये नेक्स्ट थिंग, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप लोग पढ़ चुके हैं। अब शिफ्ट कैसे करेगा, चेंज कैसे करेगा, मैं बता रखा हूं, फिर से मैं बताता हूं थोड़ा सा, ठीक है? मैं बता रखा हूं, फिर से मैं फिगर ड्रॉ करता हूं कि शिफ्ट या चेंज। अब बताइए, 2 कर्व है तो दोनों कर्व में से कोई भी कर्व अगर चेंज करेगा तो शिफ्ट करेगा या चेंज करेगा? तो कोई भी कर्व, चाहे तो डिमांड कर्व चाहे तो सप्लाई कर्व। तो पहले हम लोग देखते हैं डिमांड के चेंज होने के कारण कि डिमांड के अंदर चेंज होने के कारण क्या इफेक्ट है। तो डिमांड देखिए हमारा क्या कर सकता है, चाहे तो इंक्रीज कर सकता है और चाहे तो क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, ठीक है ना? डिमांड चाहे तो चेंज करेगा जिसके कारण इफेक्ट हो सकता है, बढ़ सकता है या कम सकता है। सपोज बढ़ा हो, बढ़ा क्यों होगा? क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा हुई होगी, है ना? ज्यादा करेंसी प्रिंट होगा, लोग पास इनकम ज्यादा होगा, जिससे डिमांड ज्यादा होगा, तो डिमांड बढ़ा होगा। किसके कारण? ज्यादा मनी सप्लाई होगा। एनी प्रॉब्लम? तो डिमांड अगर बढ़ रखा है, क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा, या इनकम का है कि लोगों के पास इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये इंटरेस्ट रेट, ये इनकम, दिस इज आवर डिमांड फॉर मनी एंड दिस इज आवर सप्लाई फॉर मनी। एनी प्रॉब्लम? अब हमारा डिमांड बढ़ा, इनकम बढ़ने के कारण किधर शिफ्ट होगा? राइट वर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं। इनिशियली इंटरेस्ट रेट I0, अब बढ़ने के कारण I1, ठीक है? डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ? लोग पैसे की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, बैंक के पास जा रहे हैं, मेरा पैसा दो। उनको रोकना है, उनका डिमांड कम करना है, इक्विलिब्रियम में लाना है। तो क्या करेंगे? जो 5% पे इंटरेस्ट रेट दे रहे थे, बोलेंगे अब आपको 8% पे दे रहे हैं, तो लोग कहेंगे मेरे को ज्यादा फायदा है, बैंक के अंदर वो जाना बंद कर देंगे, डिमांड कम करेंगे। समझ रहे हो? इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम पे आने के लिए इंटरेस्ट रेट क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। E0 से इक्विलिब्रियम E1 पे आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज इंक्रीज करने के कारण क्या इफेक्ट हो सकता है। यही चीज आपके असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है? सेम फिगर। नेक्स्ट व्हाट? हाँ, क्वेश्चन पढ़ सकते हो एक बार, जो असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन है ना भाई कार्तिक, वो एक बार पढ़ सकते हो। किसी के पास है तो पढ़ लो, उसके बाद बोलो सेम है या नहीं है। क्या है क्वेश्चन? बस इतना ही है और आगे नहीं? अच्छा, तो यही कैसे डिमांड फॉर मनी इफेक्ट पहुंचा सकता है? तो चाहे तो बढ़ा सकता है, चाहे तो कम कर सकता है। बढ़ा कैसे सकता है? इनकम बढ़ने के कारण। कम कैसे हो सकता है? इनकम कम होने के कारण।
इनकम कम होगा, लोग डिमांड कम करेंगे। बट इनकम से क्या इंटेंसिटी पता है ना, इलास्टिसिटी मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इनकम जितना तेजी से ज्यादा होगा उतना तेजी से मनी डिमांड, समझ रहे हो ना। अगर इनकम ज्यादा तेजी से कम हो रहा है तो मनी डिमांड धीरे से होगी। गेटिंग ना, मैंने पिछले क्लास में बात कर रखा है ये। तो अगर इनकम कम हो गया, लोग पास इनकम कम है, लोग क्या करेंगे, डिमांड को कम कर देंगे। तो डिमांड उन्होंने कम करेंगे तो शिफ्ट किधर की ओर करेगा डिमांड, कब, कुछ लेफ्टवर्ड की ओर। एमडी, एमडी डैश, एमएस, आई वाई, दिस इज एमएस अमाउंट इनिशियली इक्विलिब्रियम, आई जीरो ई जीरो एंड दिस इज E1 एंड I1। ये रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि इंटरेस्ट रेट हमारा डाउन हो गया क्योंकि लोगों की इनकम कम हो गई। लोग इनकम कम हो गई तो डिमांड क्या कर रहे हैं, लोग कम कर। अब अगर डिमांड कम है देन व्हाट, सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है तो क्या पड़ा था, सप्लाई ओवर प्रोडक्शन, जिससे कंपनी को पैसा कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि सप्लाई ज्यादा है, इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, पैसा कम, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम, कम इंटरेस्ट रेट देंगे, लोग बैंक के अंदर डिपॉजिट कम करेंगे। समझ रहे हो, इस तरीके से डिपॉजिट कम करेंगे और डिमांड ज्यादा करेंगे कि डिमांड में मेरा पैसा दो, मेरा पैसा, डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई ज्यादा था तो इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट रेट कम होकर के इक्वल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सप्लाई के कारण चेंज कर सकता है, ड्यू टू इफेक्ट इन सप्लाई। ठीक है ना। ये चीज क्या हुआ, मनी की सप्लाई बढ़ गई। सपोज आरबीआई ने फिक्स कर रखा था नेक्स्ट ईयर के अंदर मनी की सप्लाई को बढ़ा दिया, बढ़ाने के कारण क्या इफेक्ट होगा, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई बढ़ गया। सप्लाई को कम करना है, कैसे करेंगे, इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, है ना। डिमांड को बढ़ाना है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, डिमांड को बढ़ाएंगे तभी इक्वल होगा। डिमांड कैसे बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम देंगे, लोग आएंगे अपना पैसा का डिमांड करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट को क्या किया, कम किया, तो इक्विलिब्रियम यहाँ E1 पे आ गया। ठीक है, उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वन, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, मनी की सप्लाई हमारा क्या किया, डिक्रीज किया। सपोज आरबीआई ने बोला नहीं नेक्स्ट ईयर के अंदर हम मनी सप्लाई को कम करेंगे। अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या करते हैं, ज्यादा सप्लाई नहीं किए तो प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाइए, लोग पैसा को उसी के अंदर रहने देंगे, समझ रहे हो ना। डिमांड कम करेंगे, सप्लाई बराबर आ जाएगा। गेटिंग, इस तरीके से इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम करके, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम करके, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को ज्यादा करके। एनी प्रॉब्लम? Next thing is two alternative way of finding equilibrium. टू अल्टरनेटिव वे ऑफ फाइंडिंग इक्विलिब्रियम, मतलब अलग तरीके से इक्विलिब्रियम कैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बताना, लोग मनी की डिमांड करते हैं, लोग मनी की सप्लाई करते हैं, देख लिए सप्लाई डिमांड, देख लिए कि लोग की ये सप्लाई, लोग की डिमांड। पहला नंबर वन इंटरेस्ट रेट फाइंडिंग। दूसरा देखे कि सेंट्रल बैंक मनी की से डिमांड करते सेंट्रल बैंक से, और सेंट्रल बैंक से मनी की सप्लाई करते।
तो दूसरा हम लोगों ने देख लिया, दूसरा मेथड के थ्रू। अब ये हो सकता है कि सप्लाई करे रिजर्व का और सप्लाई करे रिजर्व का, डिमांड करे रिजर्व का और सप्लाई करे रिजर्व। समझ रहे हो? सप्लाई रिजर्व का कौन करेंगे? बैंक। डिमांड कौन करेंगे? बैंक। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो सकता है कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड इन रिजर्व। तो हम लोग रिजर्व मार्केट के अंदर अगर बात करें कि रिजर्व मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड इक्वल क्या होता है, तो इसके लिए हमें फेडरल फंड मार्केट जानना होगा। फेडरल फंड मार्केट। फेडरल फंड मार्केट क्या कहता है? फेडरल फंड मार्केट कहता है कि ये एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर रिजर्व का ट्रेड होता है। रिजर्व का ट्रेड होता है मतलब जिस बैंक के पास ज्यादा अगर पैसे, ज्यादा रिजर्व एक दिन के अंदर ज्यादा आ गया, उसके अंदर डिपॉजिट ज्यादा हो गया, पैसा विड्रॉ कम हुआ है, और किसी बैंक के पास क्या हुआ कि विड्रॉ ज्यादा हुआ, डिपॉजिट कम हुआ, तो क्या करेगा? ये बैंक उस बैंक को बेच देगा एक दिनों के लिए, रात भर के लिए बेच देगा, क्योंकि एसेट लायबिलिटी को इक्वल करना है। तो इसलिए क्या करेगा? पीएनबी जो है वो एसबीआई को बेच देगा कि ये लो, ये इतना रिजर्व, इतना % इंटरेस्ट रेट। तो इस मार्केट को, ऐसे मार्केट को क्या कहते हैं? फेडरल फंड मार्केट। फेडरल फंड मार्केट। और जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेचा जाता है या खरीदा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेडरल फंड रेट। फेडरल फंड रेट जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक को देगा। गेटिंग? फिर से कोई भी बैंक के अंदर क्या हो सकता है? मिसमैच हो सकते हैं एसेट लायबिलिटी के, ज्यादा विड्रॉ होना, किसी बैंक के ज्यादा विड्रॉ हो रहा है, किसी में ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है। अब इस मिसमैच को खत्म करना है तो क्या करना है? एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देगा, जिसको चाहिए दे रहा है, जिसको नहीं चाहिए वो दे रहा है, और जिस रेट के ऊपर दे और ले उसी को कहते हैं फेडरल फंड रेट। और ये मार्केट को क्या कहते हैं? फेडरल फंड मार्केट रेट। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? हाँ, ये अब सिंपली बात आता है डिमांड। डिमांड फॉर रिजर्व। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? जो डिमांड होगा उतना ही क्या होगा? सप्लाई फॉर रिजर्व। जितना डिमांड कर रहे हैं उतना ही सप्लाई होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ओके। डिमांड कितना करेंगे बताइए? डिमांड रिजर्व की कितना करेंगे ये बताइए? वी नो M इज इक्वल टू C प्लस D। यस और नो? चाहे तो करेंसी, चाहे डिमांड डिपॉजिट। यस और नो? यस। MD इज इक्वल टू व्हाट? CD प्लस DD। एनी प्रॉब्लम? कि मनी की डिमांड, टोटल मनी की डिमांड, करेंसी की डिमांड प्लस डिमांड डिपॉजिट की डिमांड। एनी प्रॉब्लम? इस डिमांड डिपॉजिट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिजर्व डिपॉजिट। यस और नो? यस और नो? ओके, तो मनी की डिमांड इज इक्वल टू व्हाट? CD प्लस व्हाट? RD। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? हम सेंट्रल बैंक के लिए देख रहे हैं इसलिए DD RD बन गया, क्योंकि सेंट्रल बैंक के लिए रिजर्व डिमांड करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए अब हमें RD की वैल्यू देखना है कि रिजर्व की डिमांड कितना होगा, तो हम नहीं लिख सकते MD माइनस CD। एनी प्रॉब्लम? इसे हम लोगों ने उधर कर दिया, इसे हम लोगों ने बस उधर कर दिया। तो ये क्या होगा? ये हमारा डिमांड होगा कितना? रिजर्व का। और बुक के अंदर CU लिखा हुआ था यहाँ, CUD। ठीक है, दैट इज डिमांड फॉर रिजर्व। कितना होगा? CUD माइनस व्हाट? ओ MD माइनस CUD। और सप्लाई फॉर रिजर्व RS, इसको इक्वल होना चाहिए तो हमारा बनेगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं, इससे ज्यादा आपके रीडिंग के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज इस तरीके से हम लोग रिजर्व मार्केट को इक्वल करेंगे, डिमांड सप्लाई इक्वल करेंगे, रिजर्व इक्वल होगा और हमारा मनी सप्लाई इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर इक्वल बनेगा। गेटिंग? ओके। नेक्स्ट वेरी इज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच के थ्रू मनी मल्टीप्लायर ये अप्रोच हमारा बताता है ओवरऑल सप्लाई, ओवरऑल डिमांड। क्योंकि 1 लाख रुपया अगर आरबी, हाँ सप्लाई, ये RS बस सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय नथिंग इफेक्ट। हाँ, बट वो जो सील हुए वो डिमांड है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये माइनस कर दिए भैया? सिंपल बताइए आप, लोग जितना डिमांड कर रहे हैं, टोटल डिमांड में से लोगों की डिमांड को हटा देंगे तो बैंक ही का ना डिमांड बचेगा जो रिजर्व के कर रहे होंगे। यही तो हम पढ़े हैं, चाहे तो लोग डिमांड करेंगे, चाहे तो बैंक डिमांड करेगी अपना रिजर्व का। तो हम अगर टोटल डिमांड में से लोगों की डिमांड को हटा देंगे तो बैंक का ही ना डिमांड बचेगा। वही तो हम देख रहे हैं कि बैंक की डिमांड क्या है।
गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट थिंग इज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर के थ्रू कैसे देख सकते हैं? तो ये बताता है ओवरऑल सप्लाई, ओवरऑल डिमांड। क्या बताता है? ये बताता है कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर सप्लाई कितना है और इज इक्वल टू ओवरऑल डिमांड। क्योंकि 1 रुपये अगर इकोनॉमी के अंदर देते हैं तो वो 1 रुपये नहीं बनता है, वो 10 रुपये बनता है, 5 रुपये बनता है, डिपेंड करता है मनी मल्टीप्लायर के ऊपर। तो ओवरऑल, अगर ओवरऑल की बात आएगा तो किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? मनी मल्टीप्लायर, कि ओवरऑल कितना चेंज किया पूरा इकोनॉमी के अंदर मनी, तो मल्टीप्लायर के कारण चेंज किया होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने मनी मल्टीप्लायर पढ़ा, व्हाट एम इज इक्वल टू मनी सप्लाई या एच एस इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? 1 बाई सी प्लस थीटा 1 माइनस सी। यस और नो? इनटू व्हाट? उधर डिमांड था हमारा, है ना, एमडी था इधर, इनटू व्हाट? मनी सप्लाई। एनी प्रॉब्लम? मनी सप्लाई। तो ये अगर इक्वेशन इक्वल आ जाता है तो हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा, कि जितना डिमांड हो रहा है उतना ही सप्लाई हो रहा है। ये इक्वेशन अगर इक्वल आ जाता है तो सिंपली, और कुछ नहीं, कि ये इक्वेशन इक्वल आ गया। तो ये इक्वेशन में क्या शो कर रहा है? ये हमारा मनी मल्टीप्लायर है, ये हमारा मनी सप्लाई है। 1 लाख पैसा चेंज होने के कारण कितना मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज किया होगा, उतना ही डिमांड हमारा बढ़ेगा। फिर से 1 लाख रुपए मनी सप्लाई अगर बढ़ा होगा तो कितना मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज किया? सपोज 8 से 8 लाख किया, तो डिमांड कितना होगा? 8 लाख। तो सप्लाई कितना करो? 8 लाख का। तो इस तरीके से अगर करें तो मनी मल्टीप्लायर अप्रोच के थ्रू कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सौरभ बोलो। हाँ एमएस मनी सब बुक में एचएस से भी रिप्रेजेंट किया गया होगा, या मैं एचएस लिखा हूँ, ठीक है ना। सो दिस इज द ओवरऑल चैप्टर, कि क्या तुम्हारा चैप्टर था। आज थोड़ा सा लॉजिकल था क्योंकि आने वाले चैप्टर्स की बात करने वाले हैं, इसलिए आज के फिर से मैं बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है लेक्चर नंबर सेकेंड डेज। सेकेंड डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर सेमेस्टर। समझ रहे हो ना? जो सेकेंड डे के अंदर मैं पढ़ाया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट। डिमांड फॉर मनी क्या होता है, वो कैसे चेंज करेगा, क्या उसका मैथमेटिकल है, सप्लाई क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट। आज बस है, आज का लेक्चर बस था कि इक्विलिब्रियम जो है वो अलग तरीके से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट, क्योंकि सिर्फ हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर करेंसी की बात की थी, आज हमने करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट की बात की। गेटिंग ना? डिमांड बैंक भी करती है रिजर्व का, सेंट्रल बैंक के साथ, तो वो भी इंक्लूड आज किया। दैट इज द सेकेंड वे। फिर हमारा है फेडरल फंड मार्केट। क्या होता है ना, कि फेडरल फंड मार्केट किसे कहते हैं, रेट किसे कहते हैं, वो सारा चीज। फिर मनी मल्टीप्लायर के थ्रू हम कैसे अप्रोच डिटरमिन कर सकते हैं, वो चीज। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं देखो, मैं जो असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन भी डाला हूं वो इसीलिए डाला हूं ना क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। अब प्रीवियस ईयर भी अगर उठाएंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि सप्लाई बढ़ने के कारण इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट है, डिमांड बढ़ने के कारण इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट है। समझ रहे हो ना? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनती, क्योंकि इसके अंदर फिगर है, एक्सप्लेनेशन है, जो लोगों के बनाने में थोड़ी मोड़ी होती। गेटिंग? सो दिस इज द ओवरऑल लेक्चर्स ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। अब बताइए किसको किसको और प्रॉब्लम में कोई टॉपिक नहीं, किसको और प्रॉब्लम? हाँ, कोई टॉपिक में